हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है लेट्स एडू आर वाई में। आज एनसीईआरटी क्लास 7 है, लेसन नंबर 4 है। आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। मुगल के बारे में आज हम जानेंगे। ये 16वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी से पूर्ण विस्तृत व्याख्या की गई है। आपको बहुत बेहतर तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि हर टॉपिक को आपको समझने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। देखिए, मुगलों का परिचय यानी इंट्रोडक्शन। मुगल शासक मध्यकालीन भारत के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली शासकों में से एक थे। ठीक है, उन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की जो भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्सों में फैला हुआ था। पहले के शासकों के विपरीत मुगलों ने प्रशासन का एक मजबूत ढांचा और शासन से जुड़े विचार लागू किए, जिनका प्रभाव उनके पतन के बाद भी लंबे समय तक दिखा। 16वीं सदी यानी 1600 ईस्वी के उत्तरार्ध में उन्होंने दिल्ली आगरा से साम्राज्य का विस्तार किया। कौन सा राज्य? दिल्ली और आगरा। आगरा उत्तर प्रदेश पड़ता है, दिल्ली तो राजधानी ही है। विस्तार किया और 17वीं सदी में लगभग पूरे उपमहाद्वीप पर नियंत्रण कर लिया। आज भी भारतीय प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से भाषण देते हैं, जो मुगल शासन की विरासत का भी प्रतीक है। मुगल कौन थे ये भी जान लीजिए। मुगल दो महान वंशों के वंशज थे। इसमें देखिए दो वो जेनेटिक दो जीन थे माने। माता की ओर से मंगोल, जो मंगोल थे शासक चंगेज खां के, जिन्होंने चीन और मध्य एशिया के कई हिस्सों पर शासन किया। ठीक है, उनकी जो माता थी मंगोल शासक चंगेज खां के, जिन्होंने चीन और मध्य एशिया के कई हिस्सों पर शासन किया। पिता की ओर से तैमूर के, जो ईरान इराक वर्तमान तुर्की के शासक थे। पिता जो थे, ठीक है, तैमूर के जो ईरान इराक और वर्तमान की तुर्की के शासक। हालांकि मुगल खुद को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते, क्योंकि चंगेज खां का नाम नरसंहार से जुड़ा हुआ था। यह उनके दुश्मनों उज़्बेकों से भी संबंधित था, लेकिन वे तैमूर के वंशज होने पर गर्व करते थे, क्योंकि तैमूर ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया था। मुगल सैन्य अभियान देखिए कब चला था। मुगल शासक बाबर ने 1494 ईस्वी में मात्र 12 वर्ष की उम्र में फरगना की एक गद्दी पर संभाली, लेकिन उज़्बेकों के आक्रमणों के कारण उसे अपना राज छोड़ना पड़ा। कई वर्षों के संघर्ष के बाद 1504 ईस्वी में काबुल पर कब्जा किया। इसमें काबुल पर कौन सी ईस्वी में? 1504 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में उसने पानीपत की पहली लड़ाई में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया। ठीक है, जो मुगल थे पानीपत की 1526 में उसने पानीपत की पहली लड़ाई में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी, कौन था? इब्राहिम लोदी दिल्ली का क्या था? सुल्तान था, हराया और दिल्ली आगरा पर कब्जा कर लिया। बाबर ने इस गद्दी में तोपों और गोलाबारियों का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया, जो भारतीय युद्धों में पहली बार हुआ। उत्तराधिकार की मुगल परंपरा। मुगल शासन में उत्तराधिकार ज्येष्ठ पुत्र को नहीं मिलता था। जो ज्येष्ठ पुत्र मतलब जो पहला पुत्र था, बल्कि तैमूर मंगोल परंपरा के अनुसार सभी पुत्रों का राज्य का बंटवारा किया जाता था। यह परंपरा अक्सर भाई भाई के बीच युद्ध का कारण बनती थी। यह तरीका सत्ता को प्रभावित करता था और कई बार साम्राज्य को भी अस्थिर करता था। तो अन्य शासकों के संबंध में मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध अभियान चलाए जिन्होंने उनकी सत्ता को मानने से इनकार किया। राजपूतों ने कई बार युद्ध किया, लेकिन कई राजपूतों ने मुगल सत्ता स्वीकार कर ली और यहाँ तक कि मुगल घराने में विवाह संबंध भी स्थापित किया। जैसे जहांगीर की जो माँ थी आमेर की राजकुमारी थी, और शाहजहां की जो माँ मारवाड़ की राजकुमारी थी। इससे मुगलों और राजपूतों के बीच राजनीतिक और सामाजिक संबंध मजबूत हुए। मनसबदार और जागीरदार प्रणाली। मुगल प्रशासन में मनसबदार शब्द का अर्थ था राजा का नौकरशाह, जिसे सेना और प्रशासन में एक पद और वेतन दिया जाता था। जात यानी मनसबदार की रैंक और वेतन निर्धारित करती थी, जो जात थी। सवार का मतलब मनसबदार के पास कितने घुड़सवार होंगे यह बताता था। कौन सवार?
मनसबदार अपने वेतन के रूप में जागीर पाते थे, लेकिन वे उस पर सीधे शासन नहीं करते थे, बल्कि केवल राजस्व वसूलते थे। समय के साथ जागीरों की संख्या घटने और मनसबदारों की संख्या बढ़ने से किसानों पर करों का भी बोझ बढ़ गया। जब्त और जमींदार प्रणाली। राजस्व मुगल साम्राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। अकबर के जो मंत्री था उसका नाम था टोडरमल ने जमीन की माप, फसल की पैदावार और कीमतों का भी सर्वेक्षण कर जब्त प्रणाली लागू की। अब कभी कभी एग्जाम में पूछता है जब्त प्रणाली किसके कार्यकाल में लागू की गई, तो ए अकबर के। उनका जो मंत्री था टोडरमल ने जमीन की माप, फसल की पैदावार और कीमतों की सर्वेक्षण कर जब्त प्रणाली लागू की। इस प्रणाली के तहत दर से नगद कर वसूला जाता था। जमींदार, चाहे वे गांव के मुखिया हो या शक्तिशाली सरदार, कर वसूल का कार्य करते थे। कई जमींदार इतना शक्तिशाली थे कि वे मुगल सत्ता को चुनौती भी दे देते थे। अकबरनामा और आईने अकबरी। अकबर ने अपने दरबारी जो कवि था अबुल फजल को अपने शासन का इतिहास लिखने का आदेश दिया। कौन था दरबारी कवि? अबुल फजल। यह ग्रंथ अकबरनामा कहलाया, जिसमें पहला भाग अकबर के पूर्वजों का इतिहास, दूसरा भाग, जैसे पहला भाग जो था पूर्वजों का इतिहास था, पहले जो फजल जी ने लिखा, और दूसरा भाग अकबर के शासनकाल की घटनाएं, तीसरा भाग था आईने अकबरी, जिसमें प्रशासन, सेना, राजस्व, भूगोल, समाज और संस्कृति का भी विस्तृत वर्णन था। तो दोस्तों, ये जो लेसन था बड़ा ही शानदार था। ऐसा नहीं कि किसी प्रकार की समस्या हो तो आप इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस लेसन को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा आप लोग, जिससे कि किसी प्रकार की समस्या आपको समझने में नहीं होगी। तो आप लोग इस लेसन में किसी प्रकार की क्वेरीज हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछिए, जिससे कि आपको किसी प्रकार की जो क्वेश्चन करना है, मैं इसका एमसीक्यू भी करवाऊंगा आपको, किसी प्रकार कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन आस्किंग किए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, जिससे कि आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। थैंक यू सो मच।